सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का नमस्कार। और प्यारी बुआ, आप भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो सोनाली बिटिया, कैसी हो? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा डर रही हो ना? भाई देखो, यही तो हम कह रहे हैं कि जब हम हैं तो क्या बात का डरना है कि नहीं? क्योंकि वैसे भी देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि तनाव से दूर रहें। तो कैसे दूर रहें, क्या क्या करें, क्या न करें, ये सब बात होगी तो ठीक है, हम तनाव को तो उड़ा देंगे बस, कहीं भी, है कि नहीं? तनाव आप सामने है तो तनाव छू मंतर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को बढ़ भी जाता है। वैसे अब हम बता दें कि आज हम किन किन विषयों पर सखियों से बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पानी की बचत के बारे में बातचीत करेंगे, यानी बिल्कुल जल संरक्षण के बारे में। और आज दिन है घूमने का, तो पर्यटन स्थल पंचमढ़ी हम चलेंगे। साथ ही हम तनाव कैसे भगाए, जैसे अभी आपने कहा कि तनाव को दूर भगाना है और हंसते खिलखिलाते जिंदगी गुजारना है, तो तनाव को दूर भगाएंगे। साथ ही हम उन दिनों को याद करेंगे जब हमारे घर में टेलीविजन आया था। जी हाँ, टेलीविजन आया था, तो हम तो याद करेंगे ही, लेकिन साथी भी याद करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, अपनी यादें लिखी हैं। और देखो, तनाव दूर करने का एक ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि हम कुछ पुरानी यादों में चले जाएं, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स देख लें। तो ऐसे बहुत तमाम चीजें हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे जब आपने टेलीविजन खरीदा था, कैसे कैसे खरीदा था, जब आया तब क्या क्या हुआ, उससे जुड़े बहुत सारे किस्से होते हैं। किस तरह से एंटीना घुमा घुमा के उसे ठीक करते थे, और एक आदमी ऊपर लटका रहता था, एक कमरे में होता था और खूब शोर मचता था, अगल बगल वालों को भी पता चल जाता था कि आज इनका कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो तमाम किस्से हैं इससे जुड़े हुए, है कि नहीं? और जैसे आपने कहा कि तनाव को दूर भगाना है, तो संगीत जो है उससे भी तनाव को दूर भगाया जा सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
सोना, शहनाई वाले तेरी शहनाई रे कर जवा पूछे गई गई, अखियां भूल गई है सोना। तो भाई अखियां तो भूल गई हैं सोना, कुछ ऐसा होता है। लेकिन हमारी जो कुछ हरकतें हैं ऐसी है ना सोनाली बिटिया, कि कुछ हम अगर ऐसा करते रहेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें हम करना भूल जाएंगे, है ना। और हमारी जो नींद गायब हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी ना, यही तो हम कह रहे हैं। क्योंकि भाई जब अगर ठीक ठाक तरीके से नहीं रहेंगे आज, तो हमारा भविष्य कैसे अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे अगर पानी की ही हम बात करें, तो जिस तरह से जरूरत बढ़ रही है उसकी, उस तरह से हम खर्च भी बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और वैसे तो प्यारी बुआ, देश के अधिकांश हिस्से में चिलचिलाती धूप से हम परेशान हैं, साथ ही पानी की समस्या से भी कई लोग परेशान रहते हैं इस वक्त, खासकर गाँव में, जहाँ पर दूर दूर से जो महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर पानी लाना पड़ता है। तो अगर हम छोटी सी पहल करें, हम जो शहर के लोग हैं वो छोटी सी पहल करें, तो पानी का हम लोग बहुत बचाव कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारी कहना चाहिए कि जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पूरे समाज में कोई एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, हम सब एक उसी का हिस्सा हैं। तो अगर कहीं भी कोई समस्या है तो जाहिर है कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार भी हैं, और वहीं कहीं ना कहीं अगर हम कुछ करेंगे तो जाहिर है कि उसको बचा भी सकेंगे, उस समस्या को हम दूर भी भगा सकते हैं। तो भाई ये हो गई ना बात कि हमें तो करना ही है, तो आगे बढ़िए। और जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जाहिर है कि हमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन बूंदों को सहेजना है, ताकि ये जो जो व्यर्थ हम करते हैं उन जगहों को देखें कि कहाँ कहाँ हम ये बूंद बूंद करके पानी खर्च करते हैं। बूंद बूंद की छोड़ो सोनाली बिटिया, हम तो बिल्कुल धड़ल्ले से बहा देते हैं ना। तो पहले तो उन जगहों को देखें कि कहाँ कहाँ से हम बहा रहे हैं पानी। अब जैसे धड़ल्ले से कहाँ बहाते हैं, जैसे घरेलू काम, जैसे बर्तन धोते वक्त नल खुला रहता है, हम बर्तन साफ करते रहते हैं। बिल्कुल, जब कपड़े धोते लगाते हैं तब भी बह रहा होता है पानी। सही बात है। नहाते वक्त भी इधर हम साबुन लगा रहे हैं, इधर शॉवर चालू रहता है या पानी। और एक ना, जैसे सर्दियों की बात है, गीजर ऑन किया हमने और उसमें से ठंडा पानी आ रहा है और हमें गर्म पानी चाहिए, तो हम जो ठंडा पानी बाल्टी का है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, पहले बहा देते हैं ताकि हमें गर्म पानी मिले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी जैसे ब्रश करते हैं, हम दांतों को ब्रश करते हैं, ब्रश कर रहे हैं और इधर नल शुरू है हमारा, खुला हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर बचत करना है तो एक तो ये बात है कि नल से करें, दूसरा अगर आप मग में पानी रखकर अगर ब्रश कर रहे हैं तब तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें हम चुल्लू में हाथ में पानी लेते हैं और तब मुंह में डालते हैं, तो उतना ही हम हाथ में लेते हैं जितना हमें मुंह में डालना होता है या जितना साफ करना होता है। तो उसमें जरा भी अतिरिक्त खर्च नहीं होता है। तो इसलिए अगर हो सके तो मग रखें और जब ब्रश कर रहे हो तो नल का तो संभावना बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, तो पानी बहुत ज्यादा बचेगा। जी, और कुछ छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा करते हैं, जैसे नल की जो है टपक रहा है, नल खराब हो गई उसकी टोटी, उसके बाद में फ्लश का टैंक जो है रिस रहा है, तो उसके ऊपर हम ध्यान दें कि बूंद बूंद तो बह रहा है, पर अगर हम सुबह अगर बाल्टी लगाए उसके नीचे तो 2-4 बाल्टी जो है पानी भर जाएगा। कितना पानी हम वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस बारे में हमारे साथियों ने भी बड़ी चिंता की है, और इन्होंने एक ने लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या इसके लिए जिम्मेदार है, इस कमी के लिए, क्योंकि औद्योगिकीकरण में जो वृद्धि हुई है, कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बनी है। वर्षा जल संचयन मूलतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षण करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए ये जरूरी है कि भूजल की गिरावट तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए और हर नागरिक को पानी बचने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो यही लिख रहे हैं कि सेविंग करना चाहिए, नल बंद कर देना चाहिए, बर्तन धुलते समय, इन्होंने सब वही जो बातें हमने कही है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि टब आदि में जैसे रख कर और वैसे अगर धोएंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हालांकि इन्होंने लिखा है कि बचे हुए पानी को पौधों में डाल सकते हैं, और भी कई छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है। और जैसे हम घर में है, जैसे नल टपक रहा है तो वो तो रिपेयर करवा लेते, पर कभी कभी ऐसा होता है ना प्यारी बुआ कि हम सफर पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे नल खुला है, हम ध्यान नहीं देते, या जैसे सार्वजनिक स्थान है, तो वहां पर क्या होता है कि हम ध्यान किया हमारा थोड़ी काम है ये, तो ऐसे नहीं, अपना काम समझ के कि हमारा जो है ये कर्तव्य है कि उस नल को खुद बंद करे। कितना टाइम लगेगा? 2-4 मिनट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन वही है, दिमाग में पहले सोच तो अपनी लाएं। तो जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें और सब जगह की जिम्मेदारी खुद महसूस करें। तो सार्वजनिक स्थान की जो बात है उसमें तो हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से नल का भी, है कि नहीं। और ऐसे ही जब हम कोई मेहमान आए या खुद भी पीना होता है तो हर बार भर कर गिलास पानी लेते हैं। तो आप देखें कि कभी आप आधा छोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आधा गिलास पानी पीना है तो उतना ही लें। अगर मेहमानों के लिए कभी कभी बहुत खराब लगता है कि हमने आधा गिलास पानी रखा है, तो गिलास छोटी रख लें, है ना। ये अच्छा ये किया जा सकता है कि नहीं।
और जैसे दाल चावल धोते हैं हम लोग, वो पानी फेंक देते हैं, पर अगर घर में बगीचा है, गार्डन में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम आंगन में पानी सींचते हैं तो वो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बस इसमें हमें पहल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत है। जैसे अब तुमने भी कहा ना कि हर इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद करें, फव्वारे या पाइप के बजाय धोने या नहाने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करें। लाखों लोगों का एक छोटा सा प्रयास जल संरक्षण अभियान की ओर एक बड़ा सकारात्मक परिणाम दे सकता है ना? क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। और मैं भी एक संदेश पढ़ रही हूँ, किसी श्रोता ने लिखा है कि जल संरक्षण हेतु हमारी कॉलोनी में ही हम सब ने मिलकर घरों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि चाहे जो भी हो हम पानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पेड़ पौधे तो लगा ही रखे हैं, उसके साथ छत के पानी की निकासी भी हमने बगीचों में कर रखी है। सभी स्थानों को हमने कंक्रीटीकरण नहीं करवाया ताकि जमीन पानी सोख सके। छोटी छोटी कोशिश है, शुरुआत कहीं से तो हो। हम समय मिले तो विशेषतः छुट्टी में ऐसे अभियान का हिस्सा बनकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी ये बात। तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इस तरीके से अगर सामूहिक स्थान पर सामूहिक तरीके से उसका प्रयास किया जाए तो जाहिर है कि उसका लाभ भी बहुत ज्यादा मिलता है। हमारे एक साथी ने बहुत लंबा संदेश भेजा है, लिखते हैं कि भारत में कुएं, तालाब, बावड़ी के साथ साथ नलकूप भी मिलेंगे। पहले लोग जल संरक्षण के लिए अपने खेत में गड्ढा भी खोद दिया करते थे ताकि उसमें पानी भर जाए। तो ऐसे ही ये भी लिख रहे हैं कि फिर आधुनिक युग में ये सब कम होता चला जा रहा है, तो हम लोग को पानी की कीमत पहचान नहीं पा रहे हैं और व्यर्थ में बहा रहे हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि घर में काम करने वाले बाई जब कपड़े धोती है तो पूरा नल खोल के कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, तब भी ऐसा ही होता है। कई बार हम जब नहाते हैं तब भी अधिकांश पानी का दुरुपयोग करते हैं। तो भाई ये सब बातें बिल्कुल सही है जो हम लोगों ने पहले कही, वही आप लिख रहे हैं। तो इसमें केवल काम वाली बाई की बात नहीं है, हम सब भी वही करते हैं क्योंकि आराम तो मिलता है, लेकिन ये जो आराम है कल ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल गायब हो जाए पानी, तो है कि नहीं? और जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा कि बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो जो कृषि कार्य है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। अभी थोड़े दिन में बारिश आएगी तो हमें अभी से तैयारी करना होगा, कैसे गड्ढे बनाना होगा जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाए, और उसका काम हम कृषि कार्यों के लिए कर सकते हैं। साथ ही जो बिल्डिंग बनती है उसमें भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने एक साथी ने ये भी लिखा है कि सरकार इसका पहल करे और वाटर हार्वेस्टिंग की जो बात है उसको सबके लिए अनिवार्य करे। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन सारे काम सरकार को नहीं करने हैं बल्कि हमें करने हैं। हम भी पहल कर सकते हैं, स्वयं इस बात का निर्णय लें और हर कोई अपने घर में या जैसे कि किसी कॉलोनी में है सब लोग मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो वो पीने योग्य भी होता है, उसको फिल्टर करके निकालते हैं और फिर पीते भी हैं। तो उसका सभी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। यानी प्रकृति हमें भर भर कर देती है, खूब देती है, बस हमें उसे सहेजना है, उसे संभाल कर रखना है। और सहेजना संभालना तो है ही, संग में उससे जरूरी है कि व्यर्थ नष्ट नहीं करना है कि नहीं? और अब गाना सुनना है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बताओ कि तुम मेरे कौन हो।
किया है, क्या बुरा किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किस बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम। तो भाई पूछने और सुनने और सुनाने की जो बात है, हमारे साथी ने एक बात बहुत अच्छी लिखकर भेजी है पानी के संरक्षण के बारे में। इन सारे काम के साथ हम तो जो इन्होंने लिखा है कि जो हम लोग फिल्टर का जो पानी निकलता है 90% जो बहता है, ये लिख रहे हैं कि कूलर में, पेड़ों में, गमले में और पोछे में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। वहीं एक साथी और लिखते हैं कि मोटर, कार, स्कूटर, गाड़ी आदि धोते समय बाल्टी में पानी रखकर साफ करें। धमाल लिखा है इन्होंने कुछ। और नगर निगम के टैंकर जो पानी सप्लाई करते हैं उनकी टोटी अच्छी तरह से बंद करें और कपड़ों को धोने के बाद बाल्टी में बचा पानी बाथरूम के उपयोग में लें। तो भाई बहुत संक्षिप्त में बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी सब भी ख्याल रखेंगे ये इस बात का, है कि नहीं जी। और बुआ जी आज घूमने के लिए कहाँ ले चलते हैं? भाई हमने तो पहले ही बता दिया कि पचमढ़ी जा रहे हैं और हमारे एक साथी ने लिखा है कि पचमढ़ी जाएंगे तो सारा तनाव वैसे ही दूर हो जाएगा। तो भाई चलिए साथ में। तो पहले तनाव मुक्त पचमढ़ी घूम के होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष भर किसी भी मौसम में आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। यहाँ के घने जंगल, जलप्रपात, गुफाएं, मंदिर सब एकदम मन को मोह लेते हैं। और पचमढ़ी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छे से जुड़ा है। यहाँ रहने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। और अगर जाने की बात करें दीपाली बिटिया, तो मुंबई हावड़ा रेलवे मार्ग पर इटारसी और जबलपुर के बीच पिपरिया स्टेशन है और पचमढ़ी मात्र वहां से 52 किलोमीटर दूर है। यानी हम ट्रेन से गए तो हमें पिपरिया में उतर के फिर वहां से हमें कोई जीप या फिर खुद की गाड़ी या बस से हम पचमढ़ी जा सकते हैं। वहां पर उतर के तुम कहाँ से खुद की गाड़ी लाओगे? ट्रेन में लेके जाओगे क्या? नहीं, वहां पे जो पिपरिया स्टेशन, पिपरिया जो शहर है, चलो तुम पहुंचो, हम वहां लेकर आ जाएंगे गाड़ी। तुम्हें अगर अपनी गाड़ी से जाना है तो भाई हम वहां पहुंच जाएंगे। चलो भाई, ये तो वर्ड फेमस है कि अगर भाई दीपाली बिटिया को, सोनाली बिटिया को कोई, अरे वाह, देखा आपने गड़बड़ जब बोल रही थी तब नहीं, इसीलिए हमने नाम गड़बड़ बोला कि देखें कितनी चौकन्ना रहती है। अच्छा, इन्होंने ट्रेन से उतरते समय नहीं सोचा कि गाड़ी कहाँ से अपनी आएगी, इसीलिए हमने बोला कि देखते हैं कि सोनाली। ट्रेन छोड़िए, बस छोड़िए, अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो। अच्छा, फ्लाइट से भी जाना है तो अब तो बहुत दूर पहले उतरना पड़ेगा। भोपाल उतरना पड़ेगा। बताओ। तो भोपाल से आप फ्लाइट से उतर के फिर वहां से पचमढ़ी 204 किलोमीटर दूर है लगभग। हाँ, ये बात भी सही है, वहां से भी जाया जा सकता है। क्योंकि पचमढ़ी जो है, जैसे पहले ही तुमने बताया ना कि कहीं भी, मतलब किसी भी मौसम में जाया जा सकता है। यानी बहुत एक्सट्रीम, यानी बहुत एक्सट्रीम, यानी इतना है सहन करने लायक वहाँ का तापमान होता है। सुंदर रहता है, सुहावना रहता है, ठंडा सुहावना मौसम रहता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि सदाबहार हरियाली रहती है। छोटे बड़े सघन वृक्षों से आच्छादित घाटियों के कारण पचमढ़ी मतलब हर किसी का मन मोह ही लेता है। हरियाली सबको अच्छी लगती है ना जी। और प्रियदर्शनी पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुहावना लगता है। यहाँ 3 पहाड़ी शिखर है, बाई तरफ चौरागढ़, बीच में महादेव और दाई तरफ धूपगढ़ स्थित है। इनमें धूपगढ़ की ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा है, सबसे ऊंची चोटी है।
और रजत प्रपात में 350 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो एकदम सफेद धुएं जैसा दिखता है, बल्कि चांदी जैसा दिखता है, इसीलिए उसे रजत प्रपात कहते हैं। और बी फॉल ये जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ राजेंद्र गिरी इस पहाड़ी का नाम है, जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। बी फॉल की बात बता दें कि वहां पर बहुत नीचे आपको जाना पड़ता है और ये इतनी ऊंचाई से गिरता है कि आपके शरीर पर जब पानी गिरता है तो चोट सी लगती है। बल्कि कहते हैं कि बी मतलब मधुमक्खी जैसा डंक सा लगता है जब पानी गिरता है। लेकिन सच बात यह है कि वो डंक जैसा नहीं लगता है, बल्कि बहुत शरीर का सारा दर्द छीन लेता है और बहुत आनंद आता है। तो अगर आप उसके नीचे बैठ गए तो फिर तो हटने वाले नहीं है। और हांडी खो ये खाई पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जो 300 फीट गहरी घने जंगलों से ढकी है। यहाँ के कलकल करते झरने हमारा मन मोह लेते हैं। और साथ ही जटाशंकर गुफा, जो पचमढ़ी से 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। पांडव गुफा है, ऐसे ही चौरागढ़ का मंदिर है, बड़ा महादेव मंदिर है, छोटा महादेव मंदिर है। साथ ही रीछागढ़ है और डोरोथी डीप रॉक शेल्टर भी है। और सुंदर कुंड, इरनताल और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि मन को बहुत ही लुभाने वाले स्थल हैं। तो यानी कि वर्ल्ड फेमस बात है कि पचमढ़ी जब भी जाना हो तो आप मौसम का इंतजार ना करें। ये ना देखें कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक जाना है या जुलाई से लेकर अगस्त तक जाना है। कभी भी जाइए, हमेशा आपको आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, सूर्यास्त सूर्योदय देखिए, और प्रकृति के साथ रहना तो हमेशा से अच्छा लगता है। और प्यारी बुआ, अगर आप जाए तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। अरे बस सबको ले चलेंगे ना, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन गीत सुना दोगी तब चलेंगे आगे। चलो।
यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर तुझे तो हमने पहचाना, लिखा है तेरी आंखों में किस बात जाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आंखों में किस बात जाना। भाई ये तो वर्ड फेमस है पूरे हमारे मोहल्ले में कि विविध भारती सुनते रहिए और तनाव मुक्त रहिए। और भाई देखो सोनाली, ऐसा ना कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे श्रोता कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता? देखो श्रोता तो बहुत सारी बातें करते हैं और उसका महत्व भी बता रहे हैं। कार्यक्रम सुनते रहिए। तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में असक्षम हो जाता है ये कह रहे हैं। ये तनाव की स्थिति कही जा सकती है। कुछ लोगों में तनाव खास वजह होती है और कुछ लोगों में कोई खास वजह नहीं भी होती है। ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। और भी कई सारे मैसेजेस हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है अंतराल का, तो भाई कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होंगे। ये है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं बहुत सारी बातों के साथ। और अब मैं एक संदेश पढ़ूंगी कि आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से घिरा हुआ है। आज हर क्षेत्र में गलाकाट प्रतियोगिता मची हुई है, जिस कारण एक छोटे बच्चे से लेकर सेवानिवृत्त व्यक्ति तक के जीवन में भी बहुत तनाव है। इस तनाव के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, तो बड़ों के लिए उनकी परवरिश, घर संभालने की जिम्मेदारियां, परिवार में आपसी कलह या ऑफिस या व्यापार की चिंता आदि। अर्थात कोई भी इंसान यह नहीं कह सकता कि वह चिंता मुक्त और तनाव रहित जीवन जी रहा है। अतः तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, नियमित भ्रमण, योग, खेल और संगीत को जीवन में अपनाएं। मुझे तो रेडियो पर विविध भारती सुनते हुए हर तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ये एकदम सही बात कही उन्होंने। भाई यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब विविध भारती सुनते रहिए, तो हमारे साथियों ने खुद लिखा है कि सुनते रहें, तनाव मुक्त रहें। लेकिन हाँ, जो ये लिख रहे हैं कि तनाव इसलिए है कि गला काट प्रतियोगिता है, तो ये निर्भर हमारे ऊपर करता है ना कि हम इस प्रतियोगिता में किस हद तक हिस्सा लेना चाहते हैं, या हम अपना सुकून देखना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में आराम और शांति चाहते हैं। तो सुख और शांति का मतलब जो है वो हमें तय करना होगा, उसकी परिभाषा हमें तय करनी होगी, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तो हम तनाव मुक्त हो जाएंगे, और कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि मेरा काम सर्वश्रेष्ठ हो, सब मेरे काम की तारीफ करे। पर इस रेस में दौड़ते दौड़ते अनायास ही हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और फिर इस तरह से ऐसा होता है कि चुनौतियां जो हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे हम इच्छाएं कहते हैं कि एक इच्छा हम अगर अपनी समाप्त करते हैं, उसको पूरी करते हैं, तो तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही चुनौतियां हैं, अगर आप ये उसको चुनौती के तौर पर लेंगे तो जाहिर है कि एक न एक चुनौती आपके सामने आती रहेगी और आप उसके पीछे भागते रहेंगे। तो फिर वही वाली बात है कि आपको देखना है कि आपको किस सीमा तक भागना है और कितना सुकून लेना है, कितने पैसे कमाने हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है।
और तनाव के जवाब में हमारे शरीर का हम बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं ना, बिल्कुल जैसे सही हाई बात ब्लड है। प्रेशर है, फिर हृदय गति का बढ़ना, नींद ना आना जैसी कई समस्याएं, साथ ही स्ट्रोक, दिल का दौरा, पेप्टिक अल्सर और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। यही हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि हम अपना आधा स्वास्थ्य संपत्ति कमाने में खर्च करते हैं, फिर हम वो संपत्ति स्वास्थ्य को वापस सुधारने में खर्च कर देते हैं। ये किफायती नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी असफलता आ जाए तो चिंता न करें। तो क्या हुआ, हर एक असफलता एक नई सफलता की ओर बढ़ता कदम है। अपना उत्साह बढ़ाएं। अगर आप में कुशलता है तो आप किसी भी परिस्थिति में व्यंग को डालकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। तनाव से बचें, यानी कि परिस्थिति को अपने हिसाब से उसको आनंददायक आप बना सकते हैं। और वही है कि स्वीकृति होनी चाहिए, जो भी परिस्थिति है उसका स्वागत करें और ये मान लें कि ये परिस्थिति है और बस इससे आगे हमें बढ़ना है, न कि हम उसको कोसते रहेंगे तो जाहिर है कि जैसे तुमने अभी बीमारियां बताई ना बिटिया, तो बस वही सब बढ़ती जाएंगी घर में। और प्यारी बुआ, ऐसी बात है ना कि जो हम महिलाएं होती है ना, वो भी इन सब बातों के लिए जिम्मेदार होती है कि सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले लेती है। कि जैसे सब्जी मैं ही बेहतर लेकर आ सकती हूँ, उस दिन उसने अच्छी नहीं लाई थी तो अभी एक मौका दीजिए, 2 मौके दीजिए, अगली बार अच्छी लेके आइए। और छोटे छोटे काम है जो नहीं मैं बेहतर कर सकती हूँ, नतीजन तनाव है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। बेहतर होगा कि अपने कामों की है ना दूसरों से भी मदद ले। क्या बात है, क्या बात है। तो बस शुरुआत कर देते हैं और ऐसा होता है ना, हाँ। सुपर वुमन बनने की कोशिश में हम अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम कर बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि नहीं कहना हमें सीखना चाहिए। हम कभी किसी को नहीं कहते। किसी ने कहा कि ये फला ने मदद मांगी है तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, फिर भी हम सामने वाले को नहीं कहते। पर नहीं कहना सीखिए, क्योंकि ये जो आदत हम डालेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक बात और है कि ये जो बात होती है कहीं ना कहीं सुपर वुमन बनने की, आप इसके लिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी है सोनाली, कि हमें ये सोचना होगा कि किस लिए हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी तारीफ होती रहे, सब लोग हमारी प्रशंसा करते रहें और कहीं भी बुराई ना आए। लेकिन हमारे साथी ने जैसा लिखकर भेजा कि छोटी सी अगर असफलता है तो उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, दिल तक बात पहुंच गई, शरीर में नहीं लगती है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि इधर धूल चिपक गई, उधर धूल चिपक गई कि हम झाड़ देंगे। तो उसको जैसे हम क्या होता है, कपड़े पर कभी धूल आती है, कुछ होता है तो हम झाड़ देते हैं ना, तो ऐसे ही आप उसको बदन से भी झाड़ दीजिए और हटा दीजिए। तो अपने मन की यानी कि आत्मा की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को अपने दिमाग से, मन मस्तिष्क से निकालना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा अच्छा है कि टाइम मैनेजमेंट सीखिए। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट की बात तो सबसे बड़ी ये है सोनाली बेटिया कि तुम गाना सुना दो पहले, तब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, तेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले वो देख ले, कोई जान ले वो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले।
बेईमान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। एक एक दिन अब लगता है एक साल, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल, एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। तो भाई सुन ना ले तो हमें इसी वॉल्यूम में अपने रेडियो को सुनना चाहिए, टेलीविजन को सुनना चाहिए, ताकि जिसको सुनना है बस वही सुने, आस पड़ोस तक बात न जाए। लेकिन टेलीविजन जब शुरू में आया था तो आस पड़ोस के पूरे मोहल्ले के लोग उस जगह पे जाते थे जिसके घर में टेलीविजन आता था, क्योंकि भाई बड़ी मतलब शान होती थी जिसके घर में टेलीविजन आता था, है ना। और जाहिर है कि बहुत महंगा था और एक नई चीज आई थी वाकई, वो ऐसा डिब्बा जिसमें कि लोग दूर दूर की चीजें देख लेते थे, बड़ा मजेदार था। और उस समय एशियाड भी हमारे देश में जब हुआ तो एशियाड जब खेल हुए तो बहुत सारे ट्रांसमीटर्स खुले, तो हर छोटे छोटे शहरों में भी टेलीविजन आ गया था, बहुत तेजी से विस्तार हुआ था उस सन में। तो उसकी यादें तो है, हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। टेलीविजन की याद तो मुझे जब याद आती है, जब पड़ोस को याद करता हूँ तब आती है। बचपन में जब मेरे मोहल्ले में एक पड़ोसी के घर टीवी लाए थे, हम मोहल्ले के 4-5 लड़के उनके घर देखने जाया करते थे और टीवी देखते थे, और उनकी हर बात मानना पड़ता था। और उनके बच्चे इतने शरारती थे कि कुछ बातें उनकी नहीं मानते तो वो टीवी बंद कर देते थे, और उनके लिए पानी का ग्लास भी देना पड़ता था, उनके कहने से दुकान से उनके सामान भी लाना पड़ता था। 7 बजते ही उनके घर में घुस जाते थे, वरना अगर लेट हो जाते थे तो दरवाजा बंद कर देते थे। क्या दिन थे वे, वो दिन याद करता हूँ तो हंसी बहुत आती है मुझे, टीवी के लिए क्या क्या करना पड़ता था। और मुझे भी वो दिन याद आते हैं प्यारी बुआ, जब सभी बच्चे जो होते ना नीचे दरी पर बैठते थे और पीछे कुर्सियों पर बड़े बुजुर्ग बैठते थे, बिल्कुल और एक भी धारावाहिक छूटता नहीं था। टीवी देखते हुए हम बच्चे जो ना पलक भी नहीं झपकाते थे। और उन दिनों धारावाहिक भी सिर्फ 13 एपिसोड के हुआ करते थे। जी हाँ। जब धारावाहिक का अंतिम भाग होता था ना, उस वक्त हम सभी की आंख डबडबा जाती थी। हमें बहुत बुरा लगता था कि अरे कल से ये जो कैरेक्टर है उनसे हम नहीं मिल पाएंगे, उन्हें नहीं देख पाएंगे। सही बात है। तो बहुत सारी यादें तो है, और हमारे साथियों ने जो लिखकर भेजा है उनकी अपनी यादें हैं। बात बिल्कुल सही है कि हम लोग देखते थे और बहुत ये कहना चाहिए कि समारोह जैसा था, सब लोग मिलकर देखते थे, उसका मजा ही अलग था। और इन्होंने लिखा है कि हमारे साथी ने बहुत मजेदार बातें लिखकर भेजी है। लिखा है कि मेरा पूरा परिवार खेल कूद में रुचि रखते हैं, और 1982 में भारत में एशियाड गेम का मेजबानी जब कर रहा था, सारे खेल प्रोग्राम का दूरदर्शन प्रसारण कर रहा था। खेल प्रोग्राम प्रसारण लाइव देखने के लिए हमारे घर बड़े हर्ष उल्लास के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। सासू माँ ने सुंदर चमकीले कपड़े से उसका कवर सिला था, पूरे मोहल्ले में धूम मच गई थी, ऐसा लगता था पर्व त्योहार ऐसा माहौल है। हम महिलाएं इसलिए भी खुश थी कि रविवार शाम को 5 बजे से कोई हिंदी फिल्म आती थी, जल्दी से सारा काम निपटा के फिल्म देखने के लिए बैठ जाते थे। कभी तो ऐसा हो जाता था कि बैठने की जगह नहीं रहती थी। पड़ोसी परिवार सास के ग्रुप में से नंद की सहेलियां, देवर के दोस्त, उन्हें इज्जत से खबर भेजा जाता था, फला फिल्म है आइएगा। सबसे मजेदार बात, जब
भी घर में भरा कैमरा आता, किसी को फोटो खिंचवाना हो तो टीवी के पास बैठकर टीवी पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाया जाता था। हम तो टीवी आने की खुशी हुई, फिल्म, चित्रहार, लाइव क्रिकेट मैच, सभी चीज देखने को मिले। उस समय तो टीवी हमारे लिए रुपहले स्क्रीन की ही समान थे। बिल्कुल सही बात है। और एक श्रोता ने ये भी लिखकर भेजा है कि उस समय जब हमारे यहाँ टीवी आया तब मोहल्ले की छतों पर एंटीना लगाया जाता था और हर समय हम एंटीना का डायरेक्शन घुमाया करते थे और मोहल्ले के बच्चे हमारे घर आया करते थे, बोला करते थे अंकल हमारी पतंग आपके एंटीना में फंस गई है। सही बात है। उन दिनों की बात ही कुछ और थी। और जब रविवार को तो जब रामायण और महाभारत आता था उस वक्त तो पूरे शहर में जैसे सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि उस वक्त रामायण और महाभारत जो है वो सब मिलकर हम देखते थे। और आज भी उन दिनों को याद करो तो हम रोमांचित हो जाते, कितने खूबसूरत थे वो दिन ना। बिल्कुल सही बात है। और उस दिन को याद करके हमारे साथी लिखते हैं कि 1984 में जब 4th क्लास में थी, जब टीवी आया, बस शाम को ही शुरू होता था। उस समय हॉल में एक दरी बिछा दी जाती थी और आसपास के लोगों के साथ बैठकर मेरी दादी, दादाजी, बाबा बैठकर टीवी देखते थे। कुछ दिनों बाद हम लोग धारावाहिक, रामायण धारावाहिक देखते थे, जिससे हमको रामायण धारावाहिक देखने को मिलता था। रविवार को पूरी सड़क उस समय सुनी हो जाती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और है कि ये तो धारावाहिक की बात होगी, बड़े मनोरंजक होते थे, लेकिन हम लोग तो सारे कार्यक्रम देखते थे। जिस समय से टेलीविजन का वो सिग्नेचर ट्यून आती थी उस समय से बैठ जाते थे और चाहे वो कृषि कार्यक्रम हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम सब देखते थे, है ना। उस समय इतना आश्चर्य लगता था कि ये कैसे बोलता है, कैसे सारे चित्र दिखते हैं। तो इस तरीके के अनुभव थे। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड देखना, झांकियां देखना आदि का आनंद ही निराला था। और कभी टीवी में खराबी आ गई तो जैसे इन्होंने लिखा कि हम छत पर जाकर एंटीना को हिलाते थे और ऊपर से फिर आवाज लगाते थे आया क्या, फिर नीचे से आवाज देते थे नहीं आया। और जब आ जाता था, जब टीवी शुरू हो जाता उस वक्त तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी ने अपनी याद साझा करते हुए लिखा है कि मेरे घर में 1992 में कलर टीवी जब आया उस वक्त हमारे कॉलोनी के लोग देखने आए थे। इतना ही नहीं, हम लोग क्रिकेट के मैच कॉलोनी के दोस्त लोगों के साथ देखते थे। 92 के दौरान हमने केबल लगवाया था, उसमें टीवी देखने का मजा जो आता था उसके बारे में क्या कहूँ। कभी कभी पड़ोस के लोग केबल पर जब फिल्म देखने आते तब गुस्सा भी आता था, क्योंकि हमको कोई दूसरा प्रोग्राम देखना होता था। खैर, ये समय की ही ताकत है कि मध्यम वर्गीय परिवार अपने अपने हिसाब से टीवी खरीदने लगे। उससे ये नयापन खत्म हुआ और टीवी का मतलब दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ प्रबोधन का भी सफल कार्यक्रम किया। टीवी के साथ हमारी बहुत सुंदर यादें जुड़ी हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे ना, प्यारी बुआ, वो समाचार सुनने के लिए आतुर रहते थे और हमें भी कहते थे कि समाचार देखो। और साथ ही जैसे अभी आपने कहा कि कृषि दर्शन देखते थे, साथ ही उस वक्त ना विज्ञापन भी हम बहुत चाव से देखते थे। और विज्ञापन होते अच्छे थे, ये भी बात है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी हम लोग अपनी पलकें नहीं झपकाते थे। लगता था कि बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं जादू सा लगता था कि ये कैसे आ रहा है। और हमारी एक आंटी थी, उन्होंने बताया क्या, हाँ देखो देखो अभी तो आंखें भी लाल पीली होंगी लेकिन तुम लोग छोड़ोगे नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है। और जैसे अभी आपने कहा कि विज्ञापन देखते थे, क्योंकि उस वक्त रिमोट कंट्रोल नहीं हुआ करता था टीवी में, तो हमारे पास ऐसे कोई चॉइस नहीं था। अभी कैसे है, इतने सारे चैनल्स हैं, तो हम जब एडवर्टीजमेंट के वक्त हम लोग चैनल चेंज करके दूसरा देखते हैं ना, एक से भी, पर हमारा ना एक से भी समाधान नहीं होता है अभी। पर उन दिनों की बात और थी, हमें सारी एडवर्टीजमेंट सारी याद थी, हमें मुंह जबानी याद थी। और बहुत बहुत चाव से हम देखते थे वो सारे विज्ञापन। बिल्कुल सही बात है, और उसका अपना मजा होता था। लेकिन सोनाली, हम लोग एक गीत सुन लें फिर आगे बढ़े। जी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में।
संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल। तो भाई महफिल एक सज जाती थी जब हम लोग टेलीविजन देखते थे उस जमाने में, है ना। अब वो मजा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको याद करके हम फिर से खुश हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा कि 90 के दशक में जब मेरे पापा ने घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आए तब मैं बहुत खुश हुआ था। तभी के एंटीना घुमा घुमा के 2 चैनल में से अपनी पसंद का मोगली, टॉम एंड जेरी, मूवी, न्यूज देखते थे। वो मजा अब 100-200 चैनल में भी नहीं है। ये बात तो सही है। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि मेरा पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 1988 में आया। यूं ही कि मैंने उसी साल इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कंप्लीट किया था, तो ट्रेनिंग सेंटर में मुझे उसके विभिन्न पार्ट्स एकत्र करके असेंबल करवाई थी। उस समय मुझे और मेरे परिवार वालों को दोगुनी खुशी हुई थी कि घर में टीवी भी आया है और मेरे हाथ से तैयार हुआ है। तो वो टीवी आज भी मेरे पास सुरक्षित है। क्या बात है, वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने दोनों चीजें एक साथ की। हमारे साथी लिखते हैं कि भाई, ये हमेशा लिखते हैं कि विषयों पर चर्चा शुरू होने से पहले दिल करता है एक झपकी ले लूं। अब झपकी आपने ले ली होगी। और लिखते हैं कि वो दिन याद करो जब टीवी पहली बार हमारे घर आया, तो साल था 1985। तब ब्लैक एंड व्हाइट बिना रिमोट वाला टीवी आया था। रेडियो के बैंड और मीटर्स बदलने की जगह चैनल बदलने पड़ते थे। उस समय केबल टीवी तो था नहीं, दूरदर्शन के प्रोग्राम देखे जा सकते थे। हमारे यहाँ राजकोट, जो करीब 90 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ के दूरदर्शन प्रोग्राम देखने के लिए छत के ऊपर बूस्टर वाला एंटीना लगाना पड़ता था। पड़ोस में किसी के घर टीवी न होने से सब पड़ोसी हर रविवार शाम की फिल्म और हर बुधवार और शुक्रवार का चित्रहार देखने बिना पूछे आ जाते थे अक्सर। तो भाई ये मोहब्बत थी जो पहुंच जाते थे। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि टेलीविजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने कई लोगों को प्रेरित किया है। यह हमें लोगों को यह समझाने में जागरूक बनाता है कि परिवेश में क्या हो रहा है। जब मैं छोटा था तो हम टीवी देखने के लिए पड़ोसियों के घर पर जाते थे। कई बार वे हमें अपने घर पर नहीं लेते थे। मेरे घर पर रंगीन टीवी लाना मेरा सपना था। और जब मेरी पहली कमाई से पहली बार रंगीन टीवी हमारे घर पहुंचा, रविवार के दिन चित्रहार देखना रोमांचित कर गया। बाद में शाम को फीचर फिल्म देखी। हमारे घर क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने सब आकर बैठते थे और हम सब मिलकर आनंद लेते थे। वो दिन आज भी याद आता है जब रामायण और महाभारत सीरियल ने धूम मचा रखी थी। अब तो जैसे टीवी का आकर्षण ही छूट गया है और काफी कम हम देखते हैं, रेडियो सुनते हैं अभी। चलिए, क्योंकि उसके संग आप बहुत सारे काम कर लेते हैं। लेकिन एक चमत्कार तो था जब टेलीविजन आया। आप लिखते हैं जब मैं बहुत छोटा था तो टीवी देखने के लिए पड़ोसी घर जाते थे, कई बार अपने घर नहीं लेते थे। और इस तरीके की बहुत सारी यादें हैं। एक ने लिखा है मैं बहुत छोटी थी
लेकिन हाँ वही है कि शाम से लेकर रात 11 बजे तक टेलीविजन देखते रहते थे। और अब तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर, मुस्कुराते जाए एक संग दो मुकद्दर, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खोए हमदम आ गया मुस्कुराना। चुप सुनती है ये हंसी अफसाना, देखते हैं तारे बस गया वीराना, चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, जिंदगी खोए हमदम आ गया मुस्कुराना। अचानक कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से दिल किसी का डोला, रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। तो भाई सब लोग खुश रहें, यही हम लोग चाहते हैं कि नहीं? और सभी यही चाहते हैं। अगर सब लोग यही चाहने लगे तो कितना अच्छा होगा। एक बात और है कि किसी का जन्मदिन होता है तो वो बहुत खुश रहता है। तो सोनाली, किसी का जन्मदिन आने वाला है, तो हमारे साथी इस बात को जरा सा देखें कि किसका आने वाला है, तो बताएंगे कल हमको सखी सहेली कार्यक्रम में कि किसका जन्मदिन आने वाला है और कैसे कैसे मनाया जा सकता है। तो इसके साथ आप कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा ना। तो लेते हैं इजाजत आप सभी को। सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।